सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। तो आज मैं कल का अपना अधूरा काम कंप्लीट करने के लिए आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। और कल का हमारा अधूरा काम था कि भाई ये प्रत्यावर्ती धारा वाली जो क्लास है ये हमारी कल की क्लास है ना। तो कल की क्लास में मैंने केवल आपको 4 ही क्वेश्चन सॉल्व कराया था। 5वां क्वेश्चन जैसे ही सॉल्व करा रहा था वैसे ही लाइट चली गई। और इत्तेफाक की बात तो ये है कि हमारी बैटरी भी डिस्चार्ज थी, जिसकी वजह से क्लास में विलंबता हो गया है ना। हम पूरा क्लास को कंप्लीट नहीं करा पाए, बट कोई ना, आज हम अपने इस क्लास को अंजाम देंगे। देखिए टोटल इसमें 20 क्वेश्चंस है ना। शायद तक हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके थे, ये भी कंप्लीट था। हाँ, इस क्वेश्चन पे हमने हाथ लगाया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 से आज हम इसको स्टार्ट करेंगे और टोटल कंप्लीट करेंगे इसको, है ना। देखिएगा पहला क्वेश्चन, यानी कि आज का तो पहला ही क्वेश्चन है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि व्हाट इज द ड्यूटी साइकिल ऑफ ए स्क्वायर वेव जनरेटर। एक स्क्वायर वेव जनरेटर है, इसकी ड्यूटी साइकिल कितना होता है ना। इंग्लिश में फॉर्मेट में है, आपको दिक्कत भी नहीं होगा। देखिए जो ड्यूटी साइकिल होती है ये एक्चुअल में है क्या, है ना। ड्यूटी साइकिल क्या होता है, ये आपकी होती है मेरे भाई औसत मान बटा पीक मान या अधिकतम मान मैक्सिमम मान, है ना। अब औसत मान क्या होता है एसी में, जरा कमेंट करके बताइएगा। औसत मान का मतलब होता है जब एसी का साइन वेव चलता है ना। मैं यहाँ पर आपको एक तरफ वेव फॉर्म बना करके दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, एसी का जब साइन वेव चलता है तो वो हर टाइम अपने मान को क्या करता है, वो चेंज करता रहता है ना। इसीलिए हम एक फिक्स टाइम में हम नहीं कह सकते कि 0.5 सेकेंड में इतना एम्पियर या फिर इतना वोल्टेज था, क्योंकि हर एक टाइम में ये चेंज होता जा रहा है। वही होती है आपकी औसत मान। और पीक मान का मतलब क्या होता है, पीक मान ये होती है मेरे भाई कि ये हर क्षण बदल रहा है, बदलते 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 अपने इस पीक वैल्यू पे चली जाती है, इसी को कहते हैं पीक मान, है ना। तो ये है इसका पॉजिटिव का पीक मान और यह है निगेटिव साइकिल की पीक मान, है ना। एक पूरा कंप्लीट जब साइकिल होता है तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू 2 टाइम्स आते हैं, एक पॉजिटिव का और एक निगेटिव का, है ना। तो औसत मान और पीक मान यही होती है आपकी ड्यूटी साइकिल। और एक ड्यूटी साइकिल जो होता है 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री को कवर करती है ना। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए कल वाली क्लास का पीडीएफ मैंने आपको नहीं दिया था, अब क्या ही पीडीएफ दूं आपको 4 क्वेश्चनों का। आज के इस क्लास में टोटल कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन और टोटल पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल कराया जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट है, इन पैरेलल एसी सर्किट द पावर फैक्टर कैन बी डिटरमाइंस बाय द फॉर्मूला, है ना। शक्ति घटक को किस सूत्र द्वारा हम निर्धारित करते हैं, वो चीज आपको बताना है। cos फाई बराबर b बटा वाई, cos फाई बराबर y बटा जी या g बटा वाई या a बटा b, है ना। क्या होता है, अब याद रखना मेरी बात को कि जो cos फाई होता है मेरे भाई, ये होता है एक देखिए r बटा z, एक होती है cos फाई बराबर ट्रू पावर बटा अपेरेंट पावर, और एक होती है cos फाई बराबर g बटा वाई। अब देखिए इसमें से ऑप्शन तो आपके पास ये है g बटा वाई बराबर, यानी कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। ये देखिए ये रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा, इन दोनों का रेशियो से जो मिलता है वो भी एक क्या है, पावर फैक्टर को ही रिप्रेजेंट करता है। और ये है आपका ट्रू पावर, ये क्या है, ट्रू पावर यानी कि वास्तविक पावर, और केवीए है अपेरेंट पावर, है ना। इन दोनों का रेशियो जो है वो जो हम वाट मीटर द्वारा मापन करते हैं तो हमें ट्रू पावर और अपेरेंट पावर मिलती है। इन दोनों का रेशियो भी पावर फैक्टर कहलाता है, और जी बटा वाई भी क्या कहलाती है, आपकी पावर फैक्टर ही कहलाती है ना। ये है। अब यहां से देखिएगा आपके लिए एक और मैं मसाला तैयार करके आया हूं कि पावर फैक्टर जो होता है मेरे भाई, इससे नुकसान क्या होता है ना। पावर फैक्टर से नुकसान क्या होते हैं, तो लिखिएगा पावर फैक्टर से कई सारे नुकसान होते हैं जो आज तक किसी ने आपको बताया ही नहीं होगा, है ना। पहला नुकसान लिखिएगा कि अगर पावर फैक्टर यानी कि cos फाई का मान कम है तो फिर जिस सर्किट में
जिस सर्किट का पावर फैक्टर आप मेजर कर रहे हैं और उसमें आपको निम्न पावर फैक्टर मिल रहा है, तो उस सर्किट में जो करंट है ना, सर्किट करंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सर्किट करंट क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। ये एक नुकसान है। और दूसरा, अगर cos फाई का मान क्या है, कम है, तो फिर किसी की भी दक्षता जो होती है ना वो कम हो जाती है। चाहे मोटर हो, कोई सर्किट हो, है ना, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तीसरा लिखिएगा, अगर cos फाई का मान कम है तो फिर जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं, नोट करिएगा, जो ट्रांसफॉर्मर होती हैं और ओवर या फिर ट्रांसमिशन लाइन लिखिए, है ना, ट्रांसमिशन लाइन, जो ट्रांसमिशन लाइन है ये क्या हो जाती है, ओवरलोड हो जाती है। क्या हो जाती है, ओवरलोड। कैसे, पावर फैक्टर कम हुआ तो सर्किट का करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और करंट का बढ़ना ही क्या कहलाता है, ओवरलोडिंग कहलाती है ना। तो ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांसमिशन लाइनें हो गई, अगर इन लाइन का पावर फैक्टर कम है इसका मतलब ये ओवरलोड हो जाती हैं। और चौथा नुकसान लिखिएगा, अगर cos फाई का मान कम है तो फिर दोस्तों वोल्टेज रेगुलेशन का मान बढ़ जाता है। अगर cos फाई का मान कम है तो फिर क्या होता है, कॉपर लॉस, है ना, कॉपर लॉस का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऑब्वियसली बात है कि करंट का मान बढ़ेगा तो फिर कॉपर लॉस भी बढ़ेगी इस ट्रांसफार्मर की, है ना, या फिर इस ट्रांसमिशन लाइन की। तो ये कई सारे दोस्तों आपको मैंने यहाँ पर नुक्स लिखा दिया है ना, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना। दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि आज तक आपको कोई ये चीज़ बताया था, मैं वो आपको कंटेंट दूंगा जो दोस्तों वास्तव में आपको ज़रूरत है ना। तैयारी करने का मतलब मेरे भाई सिर्फ इतना नहीं होता कि हम इतना ही पढ़ें कि जो एग्जाम में आता है। कई बार आउट ऑफ सिलेबस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। ये है। अब एक बात मैं और आपसे कहना चाहूंगा कि अगर किसी सर्किट का पावर फैक्टर मान लीजिए कि cos फाई बराबर कितना है, 0.7 लैगिंग, है ना। ये तो लोड पर डिपेंड करता है। पावर फैक्टर का मान अगर 0.7 है, इसका मतलब होता क्या है, हम तो ये सब पढ़ते हैं कि 0 से लेकर 1 तक होना चाहिए पावर फैक्टर, इसके बीच में, लेकिन 0.7 है तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि कोई मोटर है ना, मान लीजिए ये कोई मोटर है, ये मोटर अपने रेटेड लोड का, अपने रेटेड लोड मत लिखिए, रेटेड कैपेसिटी, है ना, रेटेड कैपेसिटी का केवल 70% ही आउटपुट में आपको 70% एफिशिएंसी पर ही काम करेगा, है ना। जितना निर्धारित किया गया है कैपेसिटी, उसका केवल 70% पर ही काम करेगा अगर 0.7% cos फाई का मान है। तो ये होता है 0.7 का मतलब, है ना। तो इसका आपको टोटल पीडीएफ मिलेगा जो आपको देखिए रिवीजन के टाइम पे बड़ा काम आता है। और एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं भाई, 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं स्टार्टिंग का जब क्लास शुरुआत होती है, इसके बाद वो क्लास को देखते नहीं है और डायरेक्ट कमेंट करते हैं सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, सर इसका पीडीएफ क्या हुआ क्या नहीं। अरे भाई क्लास को टोटल तो देखो यार, एक बार क्लास को कंप्लीट देखो। हम हर चीज़ पे बात करते हैं, पीडीएफ देंगे कि पीडीएफ नहीं देंगे, कब नहीं देंगे। और जब टोटल क्लास को आप देखेंगे तो हमने कौन कौन सी बातें करी है उस क्लास के अंदर, वो चीज़ें आपको पता चलेंगी, है ना। हवाई में मेरे भाई तैयारी करने का मतलब होता है सिर्फ अपने आप को धोखा देना, सिर्फ अपने पैर पे ना अपने हाथ से कुल्हाड़ी मारना। तो आप हवाई में तैयारी मत कीजिए, है ना। हवाई में तैयारी करने से कुछ होने वाला नहीं है, टाइम भी आपका लॉस हो जाएगा, है ना, टाइम भी लॉस होगा, एज जो है ना, एज भी आपका बढ़ रहा है, कुछ नहीं होगा। इसलिए पूरे मन के साथ और शिद्दत के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ क्लास को देखा करिए, ठीक है ना। टाइम नहीं है अभी देखने का, बेशक कोई दिक्कत नहीं, जब टाइम लगे तभी देखिएगा, है ना, तभी देखिएगा ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि व्हाट क्वांटिटी इज द पावर मल्टीप्लायर इक्वल टू इन अल्टरनेटिंग करंट। इसका पावर फैक्टर आपको अल्टरनेटिंग करंट में पावर फैक्टर किस राशि के समानता रखती है ना। तो देखिए करंट और वोल्टेज के बीच जो कोसाइन बनता है वही होती है ना। तो ये केवल कोण का साइन, नहीं रिएक्टिव पावर नहीं, ना ही अनंत। ये कह रही है वोल्टेज और करंट के मध्य
कोण के कोसाइन जो होता है ना, यही कहलाती है आपकी पावर फैक्टर। ये क्या कहलाती है आपकी पावर फैक्टर। और ये देखिए लोड पर डिपेंड करता है, जिस नेचर का लोड होगा ना उसी नेचर का ये पावर फैक्टर होता है। और तीन ही प्रकार का लोड होता है एसी सर्किट में, तो तीन ही प्रकार का पावर फैक्टर होगा, लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते रहना आप बिल्कुल दोस्तों। समय अगर अनंत है और शून्य प्रारंभिक स्थिति के साथ प्रेरक निम्नलिखित में से कार्य करेगा, है ना। कैसे, वो देखिए यहां टाइम कितना दे रहा है, अनंत, और यहां पर बात किसके बारे में कही गई है, प्रेरक, इंडक्टर के बारे में, है ना। किसके बारे में, प्रेरक। तो प्रेरक में क्या होता है, अगर टाइम बराबर 0 है और टाइम बराबर अनंत है ना। साथ में मैं आपको संधारित्र के बारे में भी बताऊंगा, है ना। अगर इसमें टाइम 0 है और टाइम अनंत है तो ये किस रूप में काम करेगी, सुनना मेरी बात को, सुनिएगा मेरी बात को। अगर टाइम 0 है और केस इंडक्टर का है तो ये ओपन सर्किट की भांति काम करेगी। कैसे काम करेगी, ओपन सर्किट की तरह काम करेगी, और ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगी, है ना। कैसे, शॉर्ट सर्किट। अगर कैपेसिटर है और टाइम 0 है तब ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगी। मैं वो भी आपको बताऊंगा क्यों काम करती है ना। अनंत है तो फिर ये ओपन परिपथ की तरह काम करेगी, ठीक है। देखिए आपको मालूम है ना कि जो कैपेसिटर होता है वो कैपेसिटर एसी पावर को ही पास करती है, डीसी को ये ब्लॉक कर देती है। टाइम 0 का मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट, और टाइम अनंत का मतलब क्या है, ओपन सर्किट। यानी कि ये केवल एसी सर्किट को ही, एसी सर्किट के जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स का मतलब करंट और वोल्टेज दोनों आते हैं, है ना, उनको ये पास करेगी एसी में, और डीसी में ये पास नहीं करती। इसीलिए कैपेसिटर कभी भी कैपेसिटर डीसी सप्लाई में काम नहीं करती है। इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर तीनों कंपोनेंट्स में एसी पावर ट्रांसफर होती है, यानी कि इसमें धारा का प्रवाह होता है। बट डीसी के केस में कैपेसिटर में नहीं होती है धारा का प्रवाह, इंडक्टर में भी होगी और प्रतिरोध में भी होगी, है ना। तो क्या है, टाइम अनंत है और प्रेरक है, यानी कि शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगी, है ना। शॉर्ट सर्किट का मतलब लघु परिपथ होता है, और यही इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट है कि एक प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध इंडक्टर के माध्यम से बिजली की खपत कितनी होती है, पावर की खपत यानी पावर ड्रॉप कितना होगा। मैं तो कहूँगा 0 होगा। अगर आप कहेंगे कि सर प्रूफ करके बताइए तो मैं वो भी कोशिश करूँगा कि भाई प्रूफ करके आपको बताऊँ कि 0 वाट कैसे होती है। देखिए हम एक सर्किट के माध्यम से समझते हैं, ये इंडक्टर है यानी कि कॉइल है। इस कॉइल को हमने क्या कर दिया, 220 वोल्ट या फिर 230 वोल्ट, है ना, 230 वोल्ट एसी हमने क्या कर दिया, इसको सप्लाई दे दिया। अगर प्योर इंडक्टर है तो इसमें से क्या होगा, स्वप्रेरकत्व यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस का गुण जनरेट होगा। ये क्या है, ये है आपकी सेल्फ इंडक्टेंस, है ना। सेल्फ इंडक्टेंस इसमें क्या होगा, उत्पन्न होगी, और इसी सेल्फ इंडक्टेंस के कारण इसमें दोस्तों बैक ईएमएफ, क्या, बैक ईएमएफ इसमें उत्पन्न होगा, है ना। और ये बैक ईएमएफ क्या करेगी, जो इसमें करंट है ना, इसमें आई भी चल रही है और इसमें वी भी चल रही है इस सर्किट में, तो करंट और वोल्टेज जो चल रही है उस करंट और वोल्टेज को ये बैक ईएमएफ विपरीत दिशा में विरोध करेगा, जिससे जो पावर है ना, ये पावर का वेव फॉर्म है, ये पावर सर्किट का पावर मेरे भाई नोट कीजिएगा, किसका पावर, सर्किट का पावर 0 के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर, 0 के बराबर हो जाएगी, और आंसर 0 वाट होगी। अगर पावर 0 हो गया तो फिर लॉस 0 होगी लॉस क्या होगी, लॉस ही नहीं होगी क्योंकि पावर ही 0 होगी। और दूसरी बात, जो करंट और वोल्टेज होती है ना, जो करंट और वोल्टेज होती है, तो इंडक्टर के केस में, किसके केस में, इंडक्टर के केस में इसमें क्या होता है कि जो वोल्टेज और करंट इनके बीच जो होती है 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। 90 डिग्री क्या है, cos फाई है, और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, cos 90 डिग्री का मान होता है 0, और इसीलिए देखिए फिर से मैंने इसको प्रूफ कर दिया कि 0 वाट होगी। तो क्या हो गया यहाँ पर आंसर, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है कि भाई 0 वाट ही होगी, है ना, 0 वाट ही होगी। बेशक इसका आंसर आपको पता हो, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन जो था ना वो आपके लिए ज़्यादा जरूरी था कि भाई 0 वाट होती कैसे
अगर शुद्ध इंडक्टर है। इसमें ना ही देखिए कैपेसिटर का गुण होगा और ना ही इसमें रजिस्टर का गुण होगा। लेकिन ये बातें फेक है दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई अगर इंडक्टर है तो उसमें रजिस्टर का गुण होना, है ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है ना। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी परिपथ में केवल एक संधारित्र और एक प्रेरक लगा हो, धारा और वोल्टता के मध्य कला में अंतर कितना होगा। देखिए एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है, तो दोनों में देखिए कितना होता है, 90 डिग्री का अंतर होता है ना, कितना, 90 डिग्री। अगर देखिए कैपेसिटर है तो करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री अंतर होगा। लेकिन इसमें देखिए वोल्टेज पीछे होती है, इसमें क्या होती है, वोल्टेज पीछे और धारा आगे होती है। लेकिन वहीं पर अगर इंडक्टर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसमें भी करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का ही डिफरेंस होता है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें धारा पीछे होती है, इसमें क्या होती है, धारा पीछे होती है, बट डिफरेंस 90 डिग्री का ही होता है। और आंसर क्या हो जाएगा, पाई बटा 2, क्योंकि पाई का मान कितना होता है, 180, कितना, 180 अंश, और ये दो जब इसको काटेंगे तो 90 डिग्री ही आपकी करेक्ट आंसर आएगी। तो पाई बटा 2 इसका क्या है, राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर 2। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। देखिए मैंने इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है, उसको आप जरूर जाकर के देखिएगा। हो सकता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूंगा, उस वीडियो को आप देखिएगा। कितने नॉर्मल क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, बहुत मजेदार क्वेश्चन। और एक और है मेरे पास इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जैसे ही आपका एग्जाम थोड़ा सा और करीब आ जाए तो उस पेपर को मैं जरूर सॉल्व कराऊंगा, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, V sin 4t। ये 4t क्या है दोस्तों, 4 क्या है, ये ओमेगा का मान है, क्या है, ओमेगा का मान है ना। ये ओमेगा क्या है, एक कोणीय वेग है। इसकी वोल्टता को एक शुद्ध कैपेसिटर में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि एक प्योर कैपेसिटर है और इस वोल्टेज को हमें उस पर अप्लाई करना है। निम्नलिखित में से कौन संधारित्र से बहने वाली धारा का प्रतिनिधित्व करता है। अगर मान लीजिए ये मैं कह दूं ये कैपेसिटर है ना, यहाँ से इसको हम अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो इस पर कौन सी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं हम, देखिए V sin 4t, ये क्या है, ये हमारी सप्लाई है, ये हमारी क्या है, सप्लाई है। इसको हमें अप्लाई करना है इस कैपेसिटर में, है ना। ये कैपेसिटर है, ये है वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना। तो इसमें जो करंट फ्लो होगी वो किसको प्रतिनिधित्व करता है, आई आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखिए V के बारे में बोला है तो V बराबर होता है Vm साइन ओमेगा t। तो V बराबर क्या हो जाएगी, Vm साइन ओमेगा का मतलब दे रखा है 4t, है ना। फिर तो आप कहेंगे कि ये तो सर जी क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन को ही आपने रिपीट कर दिया। तो देखिए यहाँ पर वोल्टेज का मान है, लेकिन यहाँ पर सारे किसके बारे में दे रखा है, करंट के बारे में दे रखा है। तो करंट का हो जाता है A साइन और 4t का मतलब 4t होगा प्लस पाई बटा 2 होगा। आपने कैसे कह दिया सर पाई बटा 2, यहाँ प्लस आपने कैसे लिख दिया, माइनस क्यों नहीं लिखा। तो इसलिए लिख दिया मेरे भाई, क्योंकि जो कैपेसिटर होता है ना, इसमें जो करंट होती है वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होती है, यानी कि प्लस में होती है, ना कि माइनस में। इसीलिए प्लस का साइन आया और 90 डिग्री, पाई बटा 2 का मान 90 डिग्री होगा, यानी कि 4t प्लस 90, यानी कि ऑप्शन देखिए कौन सा सही हो रहा है आपका, प्लस वाला सही होगा, पाई बटा 2। ऑप्शन नंबर सी जो है यही आपका राइट आंसर हो जाएगी, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो चुका है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। R ओम के प्रतिरोध और C फैराड की धारिता वाले एक श्रेणी परिपथ में शक्ति घटक का कोण कितना होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए आप क्या पढ़ते हैं, cos फाई बराबर किलो वॉट यानी कि ट्रू पावर बटे अपेरेंट पावर KVA, ये पावर फैक्टर आप पढ़ते हैं। लेकिन है ना, लेकिन यहाँ पर देखिए cos इनवर्स है ना, आप फाई का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स किलो वॉट बटा KVA, है ना। किलो वॉट क्या है, ये है ट्रू पावर, है ना, ये क्या है, ट्रू पावर, और किलो वॉट है ये अपेरेंट पावर। ये कौन सी पावर है, अपेरेंट पावर। अब देखिए ऑप्शन का मिलान करिए, ये तो हो ही नहीं सकता और ना ही ये हो सकती है। एक्टिव पावर बटे अपेरेंट पावर, बिल्कुल रिएक्टिव पावर नहीं होगी, ये एक्टिव पावर होगी, है ना। ये AC सर्किट में ही मिलती है, अपेरेंट पावर DC सर्किट में नहीं मिलती।
अगर कोई कभी आपसे ये पूछे कि डीसी सर्किट में कौन कौन सी पावर होती है, तो आप सीधे सीधे बताइए भैया इसमें किलोवाट वाली पावर होती है ना। इसीलिए डीसी मोटर में आप देखते होंगे जो इसकी क्षमता होती है किलोवाट में होती है ना। किस में होती है? किलोवाट। केवीएम वेवीएम नहीं होता, ठीक है ना। श्रेणी आरएलसी परिपथ में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, अगर जब भी मेरे भाई रेजोनेंस की बात करें ना, तो आप बात करना XL बराबर XC। अगर XL और XC दोनों आपस में बराबर हो गए, इसका मतलब होगा क्या कि सर्किट में जो एंगल है करंट और वोल्टेज के बीच, ये 0 डिग्री हो जाएगी। कितना डिग्री? 0 डिग्री का हो जाएगा। और जब सर्किट में एंगल 0 डिग्री की हो जाती है ना, उस समय जो धारा, कौन कौन सी कंपोनेंट, धारा तथा जो वोल्टेज होता है ना, ये इन फेज में चलने लगते हैं। किसमें? इन फेज में। और इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो 0 डिग्री की हो जाती है, जिससे धारा इसमें क्या हो जाती है? अधिकतम, मैक्सिमम। इस केस में धारा क्या होगी? मैक्सिमम हो जाती है। ऑप्शन खुद देख लीजिए, धारा न्यूनतम, भैया न्यूनतम नहीं, धारा अधिकतम होगी। शून्य तो हो ही नहीं सकता, धारा फिर न्यूनतम कह रहा है, धारा अधिकतम है ना। ऑप्शन नंबर ये, धारा अधिकतम होगी और प्रयुक्त वोल्टता के साथ कला में रहती है। बिल्कुल दोस्तों, फेज में रहेगा, है ना, सॉरी इन फेज में रहेगा, या फेज दोनों सेम ही बात है, इन फेज कहिए या फिर फेज कहिए, दोनों, क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस 0, तो ये ऑटोमेटिकली फेज में ही होंगे। किसी प्रतिरोध में डेसिपेटेड शक्ति को ... में संपूर्ण रूप से प्रसारित करके कंडक्टेंस G और वोल्टेज V के रूप में दिया जाता है। बड़ा देखिए एक ट्रिकली क्वेश्चन है आपके लिए, एक लॉजिकली क्वेश्चन है। बहुत सारे देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट इसको छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ना नहीं है आपको। P बराबर V स्क्वायर बटा R, ये आपने पढ़ा है कि नहीं? तो बिल्कुल सर जी हमने पढ़ा है ना। तो P बराबर V स्क्वायर R होता है। आप देखते होंगे कि R बराबर 1 बटा G होता है ना। तो क्यों ना हम यहाँ पर P बराबर V स्क्वायर का V स्क्वायर लपेट दें, बाकी R के जगह पर, इसके जगह पर हम इसका मान रख दें 1 बटा G। जब G ऊपर अगर हम ले जाएंगे तो P बराबर V स्क्वायर G हुआ कि नहीं? बिल्कुल जी, यही हुआ, P बराबर V स्क्वायर G, है ना। कौन सा ऑप्शन में है? V स्क्वायर G, देखिए यहाँ पर है V स्क्वायर G। तो बस छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपका दोस्तों कुछ नहीं बिगाड़ सकते, है ना, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। समांतर में संयोजित दो प्रवेशन Y1 और Y2 की कुल प्रवेशता कितनी होती है? अब इसमें देखना, यही प्रवेशता है ना, यही देखिए एडमिटेंस। अगर इसको श्रेणी में लगा देते हैं तो इसको हम इम्पीडेंस पढ़ते हैं, और समांतर में लगा देते हैं तो इसको हम वाई प्रवेशन पढ़ते हैं। तो देखिए ये किसके बारे में बात कह रहा है भाई? ये समांतर के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें y बराबर y1 प्लस y2 होता है। अगर यही श्रेणी के बारे में बोला होता तो y नहीं, इसमें आपको z लिखना होता, फिर z1 प्लस z2 हो जाता। दोनों केस मैंने आपको बता दिया ताकि आप धोखा ना खाएं। दोस्तों आप धोखा कहीं और खा सकते हैं, अगर दिल लगी किसी और से करेंगे तो धोखा मिलने की दोस्तों उम्मीद भी है, लेकिन अगर दिल लगी इस क्लास से करेंगे, इस निमी टेक्निकल क्लासेस से करेंगे, तो दोस्तों विश्वास है कि विश्वास में आपका टूटने नहीं दूंगा, ठीक है ना। हर स्टूडेंट देखिए एक उम्मीद के साथ, एक गहरे उम्मीद के साथ आता है इस क्लास में कि भाई हमें इस क्लास में कुछ अलग सीखने को मिलेगा। तो बिल्कुल मैं अपनी पूरी जान झोंक दूंगा दोस्तों, आपको बताने में, आपको समझाने में, इतना कंटेंट दूंगा कि कंटेंट की कोई कमी नहीं रहेगी। बिल्कुल कंटेंट का खजाना लूटने दोस्तों आपको डेली आना है 9 बजे, है ना, इस बात को याद रखना मेरे। व्हाट इज द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ ए हाउस होल्ड कॉमर्शियल इन्वर्टर, है ना। इसका आउटपुट वेव कैसी होती है? स्पंद संकेत नहीं, ज्या तरंग नहीं, आयताकार तरंग नहीं, सॉटूथ तरंग नहीं, यार ऑप्शन ही नहीं है। इसमें क्वासी स्क्वायर होता है। कैसा होता है? क्वासी स्क्वायर। ये क्या है? ये इसका आउटपुट वेव होती है, आउटपुट वेव फॉर्म होती है ना। जैसे कि इसमें जो देखिए ये जो वेव है ना मेरे भाई, ये जो वेव है, ये वेव कैसी होती है? इसमें पल्सेटिंग होती है। कैसा होता है? स्पंदित होती है, यानी कि इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का देख रहे हैं ना। इसमें यानी कि इसमें कैसा है? इसमें पॉजिटिव का भी गुण है, इसमें थोड़ा सा निगेटिव का भी गुण है। यही क्या कहलाती है? यही कहलाती है आपकी
पल्सेटिंग वेव, है ना। तो आंसर इसका क्या होना चाहिए, क्वासी स्क्वायर, बट क्वासी स्क्वायर का इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई आप नोट करके लिख लीजिएगा। सोलर सेल से अधिकतम शक्ति का शॉर्ट सर्किट धारा, बिल्कुल अगर सर्किट शॉर्ट हुआ है, सर्किट शॉर्ट हुआ है, इस केस में क्या होती है, धारा तो भाई मैक्सिमम हो जाती है, बट V बराबर 0 वोल्ट हो जाती है, ठीक है ना। अगर ओपन सर्किट है तो इस केस में धारा क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, और V क्या हो जाती है, V अधिकतम, और अधिकतम कितना, जितना सप्लाई में वोल्टेज रहेगा, है ना, 230 वोल्ट का सप्लाई है तो अधिकतम 230 वोल्ट होगी, तो ये दोनों केस होता है ना। इनके गुणनफल को हम फिल फैक्टर कहते हैं। ये आपके लिए एक नया क्वेश्चन है ना, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, कमेंट में छापिएगा कि नया है कि नहीं, है ना। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विद्युत त्रिकोण में यदि सदिश B सक्रिय विद्युत है तो विद्युत सदिश के संबंध में कौन सही है। मैं सिंपल सी आपको बात बता रहा हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन अधूरा है, क्वेश्चन तो बिल्कुल कंप्लीट है, बस ये फिगर अधूरा है। इसमें देखिए A इसको कहा गया है, B इसको माना गया है, और रिजल्टेंट इसका जो C है इसको माना गया है। तो A एक्टिव पावर किलोवाट, बी रिएक्टिव पावर kVAR, है ना, रिएक्टिव पावर अपेरेंट पावर, बिल्कुल दोस्तों रिएक्टिव पावर होता है kVAR, किलोवाट kVAR, किलोवाट kVA, 1 सेकेंड kVA, यानी कि ये होती है kVA, है ना। ये है आपका, ये है B नंबर, ये है B नंबर, और इसको मानना है C नंबर, क्योंकि A B C, तो A क्या है किलोवाट, B है kVA अपेरेंट पावर, और C है आपका रिएक्टिव पावर। तो आंसर ऑप्शन नंबर B इसका सही होगा, है ना। मैंने देखते ही इसको समझ गया कि भाई किलोवाट kVA kVAR, बट यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक होता है ना। और जिस तरह से देखिए, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ कि मुझे पहले से पता होता है ना, बस क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा ना तो ऑटोमेटिक दोस्तों आपके सामने आंसर निकल के आ जाएगी कि इसका क्या सही होने वाला है, ठीक है ना। यदि दो जावक्री धाराओं का समीकरण निम्नलिखित है, और यह समीकरण दिया हुआ है ना, I1 बराबर 10 साइन ओमेगा टी प्लस π/3, दूसरा I2 बराबर 15 साइन ओमेगा टी माइनस π/2, है ना। अब इसको आप भूल जाइए 10 साइन और 15 साइन, फिर आपको याद क्या रखना है, आपको याद π/3 प्लस π/4 को याद रखना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 3 और 4 का आप एलसीएम निकालिए, टोटल कितना आएगा 12, है ना। 3 चौके 12, यानी कि 3 पाई प्लस 4 तिहाई 12, तो 4 पाई, है ना। कितना हो गया, ये हो गया आपका 4 3 7 π/12, है ना। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कितना होगा 7/12, पाई का मान तो 180 अंश होता है। देखिए काटते बने तो काटिए नहीं, कोई बात ही नहीं है। 15 12, हाँ ये 15 बार में कट रही है ना, 180 होगी, 12 15 में 180, और 15 7 105 डिग्री, यही शायद आपका आंसर है ना। 360 90 105 180, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है ना। तो इससे आपको मतलब नहीं है, आपको मतलब इससे है, इससे मतलब है ना। ये कितने कितने डिग्री पर है इससे मतलब है, बस उसी को आप एलसीएम के थ्रू आप इसका सही आंसर निकाल सकते हैं। प्रतिकारिता प्रमेय, जिसको हम कंपनसेशन थ्योरम कहते हैं, ये व्यापक रूप से इनमें से किससे संबंधित है। याद रखना मेरे भाई, कंपनसेशन थ्योरम जो होता है ना, ये टॉलरेंस को ज्ञात करने के लिए होता है। किसी सर्किट में टॉलरेंस को ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन वहीं पर अगर आपको पूछा जाए कि किसी सर्किट का धारा प्लस वोल्टता, है ना, धारा प्लस वोल्टता, इसको क्या करना है, आपको ज्ञात करना है किसी थ्योरम की मदद से। तो देखिए इसके लिए एक होता है थेवेनिन थ्योरम, है थेवेनिन थ्योरम, ये पहला थ्योरम है थेवेनिन थ्योरम। और एक और होता है जिसको हम कहते हैं नॉर्टन थ्योरम, हम क्या कहते हैं नॉर्टन थ्योरम। और एक और होती है जिसको कही जाती है सुपरपोजिशन थ्योरम। तो ये कितने थ्योरम हो गए मेरे भाई, 3 थ्योरम हो गए जो धारा और वोल्टेज किसी सर्किट का ज्ञात करते हैं। उसी के साथ में अगर आपसे पूछा जाए किसी नेटवर्क का पावर लॉस ज्ञात करना है, तो इसके लिए देखिए एक होता है मैक्सिमम ट्रांसफर, लिखेगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मर, है ना, पावर ट्रांसफॉर्मर थ्योरम,
पावर ट्रांसफॉर्मर थ्योरम। ये क्या है? ये किसी नेटवर्क में पावर लॉस को ज्ञात करने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये रहा, देखिए टोटल कल वाला जो हमारा अधूरा काम था, इस काम को हमने आज कंप्लीट कर दिया, है ना। अब इस वीडियो को शेयर करिएगा और दूसरे विद्यार्थियों तक पहुंचाइए। ये क्लास वाकई में जब आप पूरे क्लास को देखा करिए ना, जब आप पूरे क्लास को देखेंगे तो आपको वाकई में पता चलेगा कि आपके एग्जाम के लिए, देखिए आपके एग्जाम के समय ना यही चीज़ें जो होती हैं बहुत काम की चीज़ें होती हैं, और ऐसे चुनकर प्रश्नों को मैं आपके सामने लाता हूं जिसकी संभावना आने की बहुत मतलब आने की एग्जाम में संभावना बहुत ज़्यादा होती है, वही प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के आता हूं, ठीक है ना। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं कल सुबह फिर से, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।